इस वीडियो के अंत तक आपको इस पाठ से संबंधित संपूर्ण जानकारी व प्रश्नों के लिखित उत्तर मिलेंगे। नमस्कार सभी को, हिंदी कला केंद्र में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी हिंदी की पुस्तक का पाठ 5, जिसका शीर्षक है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। चिट्ठियां तो आप जानते ही हो, पत्र। अनूठी यानी अनोखी, निराली, अर्थात पत्रों की भी बहुत सुंदर, अनोखी व निराली दुनिया है, जिसके बारे में आज के इस लेख में ढेर सारी जानकारियां हैं। और इन सब जानकारियों की कहानी भी हमें इन्हीं पुराने पत्रों के लेखे जोखे से मिलती है। लेखा जोखा यानी इन्हीं पुराने पत्रों के रख रखाव की वजह से मिली है। तो आइए जानते हैं पत्रों की इस निराली दुनिया को, जिसके बारे में रोचक जानकारी दी है इस लेख के लेखक श्री अरविंद कुमार सिंह जी ने। आज का ये लेख इनकी पुस्तक भारतीय डाक से लिया गया है, जो कि 3 भाषाओं में प्रकाशित हो चुकी है, जिसे नेशनल बुक ट्रस्ट ने छापा है। वर्तमान में अरविंद कुमार सिंह संपादक, संसदीय मामले, राज्यसभा टीवी, भारतीय संसद, नई दिल्ली में वरिष्ठ पत्रकार हैं। गांव और किसान के मुद्दे पर देश का भ्रमण कर चुके हैं। खेत खलियान, गांव कनेक्शन में आपका साप्ताहिक कॉलम है। इनका अरविंद कुमार सिंह के नाम से एक यूट्यूब चैनल भी है। अगर आपको और अधिक जानकारी प्राप्त करनी है तो आप इनको ईमेल के द्वारा संपर्क भी कर सकते हैं। चिट्ठियों की अनूठी दुनिया यानी पत्रों की निराली व अनोखी दुनिया। तो चलिए इनके बारे में जानकारी लेते हैं। पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है, यानी पत्रों की दुनिया भी थोड़ी अलग है और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है, यानी उनका, पत्रों का उपयोग हमारे जीवन में हमेशा से ही रहा है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता, यानी पत्र जो हमारे लिए काम कर सकते हैं वह संचार यानी संपर्क और सूचना के जो नवीनतम साधन हैं वो नहीं कर सकते। नवीनतम साधन क्या है? मोबाइल फोन, ईमेल, टेलीग्राम, इस तरह के। तो उनमें वो बात नहीं है जो पत्रों में होती है। पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे पाता है? एसएमएस यानी लघु संदेश सेवा, यानी जो संतोष, सुख पत्रों में मिलता था, जो आत्मीयता पत्रों में मिलती थी, वो फोन या एसएमएस में, उन संदेशों में नहीं है। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं। एक सिलसिला यानी एक नया दौर या क्रम शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद, तमाम यानी सारे या संपूर्ण, विवाद यानी मतभेद या तकरार, झगड़े और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है, यानी पत्रों पर ही आधारित है। और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। अनूठी यानी अनोखी या निराली। तो मानव सभ्यता के विकास, जो हम पहिए से शुरू होकर आज के इस दौर में आए हैं, ये सब काम इन पत्रों के द्वारा ही संभव हो पाया है। मानव सभ्यता का विकास यानी जो हम पहिए से हमारा विकास शुरू हुआ था और आज जिस मोड़ पर हैं, इन सब में पत्रों ने भी अपना महत्वपूर्ण रोल निभाया है। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। यानी जैसे हमारी अलग अलग प्रांतों में अलग अलग भाषाएं होती हैं, उसी तरह पत्रों को हम अलग अलग नाम से जानते होंगे, लेकिन उन सब का भाव, जो सुख संतोष मिलता है, वो सब जगह एक जैसा ही मिलता है। पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागद, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में कड़िद कहा जाता है। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं। सहेज कर रखना यानी संभाल कर रखते हैं। इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है।
संदेह यानी इस बात पर किसी को कोई शक नहीं है। सभी इस बात को मानते हैं कि पत्रों को हम संभाल कर रख सकते हैं। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है और हर एक के पत्रों का अपना दायरा, दायरा यानी सीमा। दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते यानी ढूंढते तमाम ठिकानों तक पहुंचते हैं, यानी सारी जगहों पर पहुंचते हैं जहां पर उनको भेजा गया है या जो पता उन पर लिखा गया है वहां तक जाते हैं। भारत में ही रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं, जो साबित करती हैं कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं, यानी पत्र कितना महत्व रखते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही कहा था कि हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हरकारे यानी जो रनर्स, दौड़कर पत्र पहुंचाने वाले या उनको दूत भी कह सकते हैं, या फिर तेज घोड़े रहे हैं। यानी पुराने जमाने में संचार का साधन केवल हरकारे ही हुआ करते थे, जो दौड़कर ही पत्र पहुंचाने या संदेश देने का काम करते थे। फिर ये काम तेज घोड़ों पर जाकर होने लगा। उसके बाद पहिए आए, पर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया। यानी जो रेलगाड़ी शुरू हुई उससे, और तार यानी तार के द्वारा समाचार पहुंचाना, तो तार और रेलगाड़ी आने से भारी बदलाव आया। तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। पहले तो पैदल इंसान ही जाकर संदेश देता था, फिर घोड़ों के द्वारा, उसके बाद पहिए आए, यानी जिसमें बैलगाड़ी, ऊंट गाड़ी इस तरह उसके सहारे जाने लगे। उसके बाद रेलगाड़ी आई, और रेलगाड़ी से भी तेज काम किसने किया? तार के द्वारा। तो तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद यानी जो वार्तालाप, जो संदेश था उसको पहुंचाने का काम शुरू किया। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रेडार दुनिया बदल रहा है। तो इस तरह हम आगे, हमारी विकास यात्रा बढ़ रही है, जिसमें पत्रों की अहम भूमिका है। पिछली शताब्दी यानी 100 वर्ष में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। क्या प्रयास किए गए? पत्र संस्कृति यानी पत्र लिखने की जो कला है, जो सभ्यता, शिष्टता है, उसको विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया है। यानी आपके जो स्कूल में जो आपका सिलेबस है उसमें पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया है। पत्र लेखन किस तरह किया जाता है ये आप मेरे व्याकरण की वीडियो में सीख सकते हैं। तो आपके स्कूली सिलेबस में आपको पत्र लेखन क्यों करवाया जाता है? ताकि हमारी जो सभ्यता, संस्कृति चली आ रही है उसको और विकसित करना है, उसको और बढ़ावा देना है। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले, और विश्व डाक संघ यानी ये विश्व डाक संघ का लोगो है, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, जिसकी स्थापना 1874 में हुई थी, ने अपनी ओर से भी काफी प्रयास किए हैं। विश्व डाक संघ की ओर से, तो ये विश्व डाक संघ के प्रयास हैं, क्या हैं कि 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 से शुरू किया गया। ये सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही यानी पत्रों का आना जाना प्रभावित हुई है। यानी बड़े शहरों और महानगरों में संचार के साधन बहुत सारे हो गए हैं, जैसे फैक्स, ईमेल, टेलीफोन। तो इन सब की वजह से पत्रों का आना जाना कम हो गया है। पर देहाती यानी गांव में रहने वाले या ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों की दुनिया आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों की तेजी को रोका है। तो इन सब की वजह से चिट्ठियों की रफ्तार थोड़ी कम हो गई है, पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। यानी व्यापार के क्षेत्र में चिट्ठियां आज भी उतना ही काम कर रही हैं। जहां तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाएं, बारीकी यानी सूक्ष्मता से, ध्यान से
उसकी गहराई में जाएं तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र न लिखा या न लिखाया हो, या पत्रों का बेसब्री यानी अधीरता या आतुरता से जिसने इंतजार न किया हो। यानी प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में पत्रों से जुड़ी कोई न कोई बात जरूर है। किसी ने या तो पत्र लिखा है या किसी से लिखवाया है या फिर पत्रों का इंतजार किया है। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतजार करते हैं, उत्सुकता यानी जिस जिज्ञासा से इंतजार करते हैं, उसकी कोई मिसाल ही नहीं, यानी उससे बढ़िया और कोई उदाहरण है ही नहीं। क्योंकि सैनिक ऐसे इलाकों में रहते हैं जहां पर संचार के साधन कम होते हैं, तो उनको अपने घर वालों की खबर या उनके बारे में जानकारी पत्रों के द्वारा ही मिलती है, तो उनकी उत्सुकता लाजमी है। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतजार करते थे, पर अब वह बात नहीं, क्योंकि आज हम सब जगह टेलीफोन, तार, फैक्स से बात कर सकते हैं। परिवहन साधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दी है। परिवहन के साधन जो रेल यात्रा, बस यात्रा, हवाई यात्रा, तो इन सब की वजह से समाचार जल्दी मिलने लगे हैं। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही थी, यानी पहले के लोगों में संचार का माध्यम एक अकेली चिट्ठी ही थी। उसी के माध्यम से एक दूसरे के हालचाल जाने जाते थे। पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को, पुरखों यानी अपने पूर्वजों की चिट्ठियों को सहेज और संजोकर, सहेज यानी संभाल कर, संजोकर यानी ध्यान से सजा कर रखना, विरासत के रूप में रखे हुए हों। विरासत यानी धरोहर के रूप में, अपने एक खजाने के रूप में रखे हुए हों। या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, यानी जो उद्यमी कौन होता है, जोखिम उठाने वाला, नवसाहसी, या कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय हैं। अनुसंधान यानी खोज का विषय है। अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फोन करते, पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते जो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। यानी अगर हमारे जो आज संचार के साधन है, क्या है आज संचार के साधन? टेलीग्राम है, तार है, टेलीफोन है, व्हाट्सएप है, तो ये सब अगर उस समय होते तो हमारे प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जो अपनी बेटी, जो हमारी प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी को जो भी बात करते वो फोन कर लेते, तो उनको अपनी बेटी को चिट्ठी लिखने की यानी पत्र लिखने की आवश्यकता ही नहीं होती। तो आज जो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं वो पत्र, उन पत्रों के माध्यम से हमें कुछ सीखने को मिलता है। साथ ही हम ये जान पाते हैं कि पिता और पुत्री का संबंध कितना स्नेहपूर्ण था। तो अगर इन सब बातों से हम अनजान ही रहते, अगर उस वक्त आज जैसे संचार के साधन होते। पत्रों को तो आप सहेज कर रख लेते हैं, पर एसएमएस संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। पत्रों को तो हम संभाल कर रख सकते हैं, लेकिन एसएमएस यानी जो लघु संदेश आता है, जिसके माध्यम से जो समाचार आता है, उसको तो हम जल्दी ही भूल जाते हैं। कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं? यानी मोबाइल में भी उन संदेशों को रखने के लिए एक लिमिटेड जगह है। तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही हैं। जो महान हस्तियां हैं उन सब की तो सबसे बड़ी यादगार और उनका धरोहर यानी उनका जो खजाना है वो तो उनके द्वारा लिखे पत्र ही हैं। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा अपनी बेटी को लिखे गए पत्र और गांधी जी द्वारा लिखे गए पत्र, इसी तरह और भी महान हस्तियों के खजाने के रूप में हमें पत्र ही बताते हैं उनके विचार। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। दुनिया के तमाम संग्रहालय यानी जहाँ पर अजायब घर, म्यूजियम, जहाँ पर रेयर चीज़ों का संग्रह किया जाता है, उनको संभाल कर रखा जाता है। जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। वहाँ पर
जानी मानी हस्तियों के महान लोगों के लिखे हुए पत्रों का संकलन यानी संग्रह है। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। पैमाना यानी स्तर या मापक। तो उन पत्रों के द्वारा हम ये जान सकते हैं कि उस वक्त हमारा देश या वो समय कैसा था, उस समय समाज कैसा था, कैसी बातें होती थी, ये सब जानने का सबसे बढ़िया स्तर है, पैमाना है। भारत में आज़ादी के पहले महासंग्राम के दिनों में, यानी आज़ादी से पहले जो बड़े बड़े युद्ध हुए थे, उन दिनों में कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखे वे आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक बन गए। इन पत्रों ने साबित किया कि ये संग्राम कितनी जमीनी मजबूती लिए हुए था, यानी वो युद्ध जो संग्राम हुए कितना उनमें सच्चाई थी, कितना वो जमीन से जुड़े हुए थे, वो सब बातें हमें पता चल जाती हैं। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे। तो अगर बच्चों आपको ये बात याद हो तो आपने आपकी कक्षा 5 में चिट्ठी का सफर में ये सब पढ़ा था, और वे जहां भी रहते थे वहां तक पहुंच जाते थे। आजादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ, दिग्गज यानी जो बहुत प्रसिद्ध हस्तियां थी, बहुत प्रसिद्ध लोग थे, के साथ भी ऐसा ही था। गांधी जी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था, यानी वो लाजवाब थे इस मामले में। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था उसी समय वे उसका जवाब भी लिख देते थे। अपने हाथों से ही ज्यादातर पत्रों का जवाब देते थे, यानी वो स्वयं लिखते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता तो वे बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे, यानी गांधी जी दोनों हाथों से लिख पाते थे। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र, यानी उस वक्त के आंदोलन के जो भी नायक यानी जो मुख्य पात्र थे, उनके पत्र भी गांव-गांव में मिल जाते हैं। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र यानी किसी प्रशंसा पत्र से कम नहीं मानते, और कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम कराकर रख लिया है, यानी उनको सजाकर संभाल कर रख लिया है। ये है पत्रों का जादू। यही नहीं, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी हैं। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। दस्तावेज यानी जो लिखित प्रमाण आलेख हैं उससे कम नहीं है। पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम, यानी पंत ये लेखिका है, सुमित्रा नंदन पंत के 200 पत्र हरिवंश राय बच्चन के नाम, और निराला यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के पत्र, ये हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि हैं, के पत्र हमको लिखियो है कहा, तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। कहा जाता है कि प्रेमचंद भी हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक हैं। खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे, प्रेरक यानी प्रेरणादायक जवाब देते थे, तथा पत्रों के जवाब में वे बहुत मुस्तैद रहते थे। मुस्तैद यानी बहुत तत्पर या हमेशा तैयार रहते थे, तुरंत जवाब देते थे। कौन? प्रेमचंद जी। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक हैं, यानी वो भी बहुत प्रेरणा देने वाले हैं। अगर वो लोग उस वक्त पत्र नहीं लिखते तो आज हम उनके अच्छे विचारों से वंचित रह जाते। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच के पत्राचार का संग्रह, पत्राचार यानी जो उनके द्वारा पत्रों द्वारा संदेशों का आदान प्रदान हुआ था, का संग्रह प्रकाशित हुआ है, जिसमें बहुत से नए तथ्यों यानी बहुत सारी सच्चाई उन बातों का और उनकी मनोदशा यानी उस वक्त उनके मन की क्या अवस्था थी का लेखा जोखा मिलता है, यानी उनका इस बात का लिखित हमें प्रमाण मिलता है। अगर वो सब पत्र नहीं लिखे होते
तो ये सब संभव नहीं हो पाता। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, पर इसका असली विकास आजादी के बाद ही हुआ है, यानी 1947 के बाद ही हुआ है। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज्यादा गुडविल यानी अच्छी छवि वाला ये काम किसने किया? डाक विभाग की ही है, यानी इस काम को करने में सबसे ज्यादा अच्छी छवि डाक विभाग की है। इसकी एक खास वजह ये भी है कि ये लोगों को जोड़ने का काम करता है, घर घर तक इसकी पहुंच है। संचार के तमाम उन्नत यानी जो विकसित आज के साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्री की हैसियत बरकरार है, यानी चिट्ठी पत्री का महत्व आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियां हो, आलीशान यानी भव्य या शानदार हवेलियां हो, या फिर झोपड़पट्टियों में रह रहे लोग, दुर्गम जंगलों से घिरे गांव हो, दुर्गम यानी जहां पर पहुंचना कठिन हो, या फिर बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हों, या फिर रेगिस्तान की ढाणियों में रह रहे लोग, यानी सबके लिए पत्रों का महत्व है। रेगिस्तान की ढाणियों में रह रहे लोग, ढाणियां क्या होती हैं? ढाणी यानी अस्थायी निवास जो गांव से कुछ दूर हो। आज मैं भी अलग अलग महानगरों में रहती हूँ, लेकिन मैंने भी अपने जीवन के कुछ वर्ष इन्हीं ढाणियों में बिताए हैं। कहने का तात्पर्य है, हम लोग चाहे कहीं भी रहें, पत्रों का महत्व आज भी उतना ही है। आज भी खतों का ही सबसे अधिक बेसब्री से इंतजार होता है, यानी सब लोग खतों को उतनी ही आतुरता से इंतजार करते हैं। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज भारतीय डाकघरों के दरवाजों तक पहुंचते हैं, और इसकी बहुआयामी यानी बहुत सारे क्षेत्रों में खतों का लाभ हो रहा है। दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर यानी डाक सेवा द्वारा पैसे भेजना अर्थव्यवस्था से ही जलते हैं। गांवों या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है। देवदूत यानी भगवान के संदेशवाहक, डाकिया यानी पोस्टमैन। तो आज भी गांवों या गरीब बस्तियों में जब मनी ऑर्डर लेकर डाकिया जाता है तो उसको भगवान के रूप में देखा जाता है। क्यों देखा जाता है? क्योंकि दूर देहात में बैंक की सुविधा नहीं है गाँव में, तो इसके लिए उनके घरों का चूल्हा यानी उनका घर खर्च इसी मनी ऑर्डर यानी उनके जो रिश्तेदार जो शहरों से भेजते हैं या उनके घर वाले, उन्हीं से चलता है। तो इस तरह बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि हमने चिट्ठियों के बारे में उनके महत्व को बहुत अच्छी तरह से समझा, जिसको अरविंद कुमार सिंह जी ने लिखा था। अब इसके अभ्यास प्रश्नों को इसके भाग 2 में करेंगे। अगर हमारे वीडियो बन ही रहे हैं आपके फेवरेट, तो फिर क्यों ना करें इनको लाइक, सब्सक्राइब और रिकमेंड। हमें और बेहतर बनाने के लिए आप कर सकते हैं कमेंट। धन्यवाद।